स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज देखते हैं। उसमें हम लोग आगे का ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज 7 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत अब ज़रूरी हो गया क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया। तो आप जितना ऑब्जेक्टिव कवर करिएगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपका मार्किंग हो सकता है, आपको मतलब ज़्यादा वेटेज ज़्यादा नंबर ला के दे सकता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा देर का वीडियो रहता नहीं, 10 मिनट का रहता है। आप डेली देख सकते हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएंगे। मतलब 20 क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं तो उसमें से आपको 15 या 10 आपके दिमाग में आ ही जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान का भी सुबह में 9 बजे अपलोड कर देते हैं, तो उसमें भी आपको मतलब 20 क्वेश्चन करवाते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको मतलब बोर्ड में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिए। देखते हैं मेरा आज का क्वेश्चन क्या है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर समांतर किरणपुंज मिल जाता है। मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है जिसपे समांतर किरणपुंज आके मिल जाता है। समांतर का मतलब होता है जो लाइनें कभी मिलती नहीं है, जिसके ये भी कह सकते हैं जिसका आपस में दो लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते, इक्वली होते हैं, तो वो कभी मिल नहीं सकता है। तो वही कह रहा है कि अब कौन सा ऐसा दर्पण है जिसपे मतलब परावर्तन के बाद समांतर किरणपुंज क्या हो, मिल जाती है। तो किस पे मिल जाता है, अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण पे समांतर किरणपुंज यानी कि परावर्तन के बाद मिल जाएगा। ऐसे तो मिलता नहीं है समांतर किरणपुंज, समांतर कोई भी लाइनें हो तो आपस में कभी मिलते नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सबसे ज़्यादा यानी कि उपयोगी कौन सौर दर्पण के लिए कौन सा दर्पण होते हैं। तो इसके लिए कौन सा समतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, उसके ज़्यादा यूज उसमें किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या रिलेशन है, कैसे होता है। तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन हमको गलत लग रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी में क्या होगा, आधी होगा। क्या, आधी। इसमें जैसे पहला ऑप्शन दुगुनी है तो इसमें क्या होगा, आधी होगा। तो फोकस दूरी क्या होगा, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सौर ऊर्जा से हम जो एनर्जी मतलब उसको बैटरी में जो कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो दर्पण लगाया जाता है, तो कौन सा दर्पण ऐसे लगाया जाता है जो यानी कि सूर्य से आती हुई किरणों को क्या करते हैं, एक जगह अवशोषित करके मतलब एक जगह संचित करते हैं। तो वो कौन सा दर्पण हम लोग यूज करते हैं। मेनली देखा जाए सौर ऊर्जा में तो अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है। इसका क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो r के जगह क्या रखेंगे, 32 रखेंगे, 32/2 तो कितना आ गया, 16 आ गया। अब ऑप्शन में हमको 2 16 है, एक निगेटिव में भी है और एक पॉजिटिव में है। तो किसको हम पॉजिटिव लेंगे, मेरा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। यह हमने शॉर्ट थ्योरी में देख चुके थे कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है वह क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया गया है तो उसका फोकस दूरी भी क्या होगी, धनात्मक ही होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 16 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण दिया रहता तो क्या हो जाता, वही ये जो कि 2018 में सेकेंड पारी में पूछा भी गया। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया अभी तक, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे भी पूछे जाएंगे। इसे नोट मार करके भी लिख भी सकते हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, ये आप जानते भी होंगे। तो प्रकाश किस में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, जो कि 2020 में भी कितने बार पूछा गया, हमने एक बार ही इसमें मेंशन किए हैं। उसके बाद 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या। परावर्तन के क्या नियम है, 2 नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या हो, एक ही बिंदु पर हो। तो वही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपतन और परावर्तन कोण बराबर लिखा हुआ है,
परावर्तन के 2 ही नियम है, अपवर्तन का भी 2 ही नियम है, तो जो कि 2017 में पूछा भी गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आपके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा चुके हैं। और अब ऐसा टाइम आ गया आपके लिए कि बहुत कम समय बचा है, आप अपना 100% आपको देना पड़ेगा, तभी आपको मतलब आउटपुट मिलने वाले हैं, जो रिजल्ट आने वाले, क्योंकि 10th के रिजल्ट का इंतज़ार आपके पूरे फैमिली ही नहीं, पूरे समाज का और आपके रिलेटिव जो रिश्तेदार होते हैं सारे को होता है। यदि नंबर कम आया तो आपका जो विरोधी है वो बहुत आपको चिढ़ाने वाला है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, बहुत कम समय है, अंत भला तो सब भला। आप 2-1.5 महीना अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, और लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छे नंबर आएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो इसलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं ट्रेन के सिग्नल में भी यूज किया जाता है, तो उसका सबसे मतलब उसमें विचलन कम होता है, मतलब भटकने का इधर उधर उसकी किरणों को क्या होती है कि कम होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक इसलिए उसमें ज़्यादा होता है। यदि सबसे कम कहा जाए तो किस में होता है, बैगनी में होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक अगर बैगनी में है, इसका मतलब क्या विचलन सबसे ज़्यादा किस में है, तो बैगनी में होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, कहीं ना कहीं डाले होंगे, ऐसे याद है हमें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आके ऐसे मिल जाती है। हमने पढ़ाए भी थे प्रकाश के परावर्तन में, यदि आप नहीं देखें तो वहाँ वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख सकते हैं। अभिसारी में क्या होता है, अपसारी में एक बिंदु से निकलता है, जैसे उसका उदाहरण क्या हो गया, टार्च हो गया। टार्च से क्या होता है, प्रकाश की किरणें निकल के क्या होती है, फैल जाती है। और अभिसारी का हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, लेंस दे सकते हैं। प्रकाश की जितने भी सारे किरणें होते हैं उस सबको लेंस क्या करती है, एक बिंदु पर फोकस कर देती है। इसी कारण क्या होता है, यदि हम कहीं किसी पार्टिकुलर वस्तु पे या कागज़ पे हम उसको फोकस करते हैं तो वो क्या होता है, जलने लगते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अभिसारी। अभिसारी क्या करता है, प्रकाश की किरण पुंज को क्या करते हैं, एक जगह एक बिंदु पर मिला देती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब 3-4 क्वेश्चन ही बचे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, जो कि 2020 में पूछा गया है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड तो बहुत बार इसको रिपीट करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन अभी ही बताए थे, कितने नियम है, 2 नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, एक क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या हो, एक ही बिंदु पर, तो वही 2 नियम है। किसी भी तरीके से पूछे, आप हमसे पढ़िएगा तो ज़रूर आपसे बनने वाला। सबको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके रिपीटेशन के साथ आपको हम बताते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और ये 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20 में भी पूछा गया। ये सब बहुत बार पूछा गया है, लेकिन हम एक ही बार जो लास्टली पूछा गया है उसी को मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या वास्तविक, काल्पनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। सिर्फ अवतल दर्पण ऐसा है जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन समतल दर्पण क्या बनाता है, केवल काल्पनिक बनाता है, दर्पण के पीछे बनता है और क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद 18 नंबर देखते हैं, किस दर्पण में वस्तु की दूरी पर और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी किस में बराबर होती है, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी जितने डिस्टेंस पे हम वस्तु को रखेंगे, यानी कि 16 सेंटीमीटर पर हम रखें तो प्रतिबिंब भी कितना पे बनेगा, 16 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। तो इसका मतलब यही है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि वस्तु से छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है। तो वस्तु से छोटा हो और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा बनाता है। और ये अवतल दर्पण छोटा बड़ा बराबर दोनों बनाता है ये, और समतल दर्पण बड़ा बनाता है। और उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, समतल दर्पण तो बराबर हमेशा बनाता है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होते हैं। और अवतल दर्पण में छोटा बड़ा बराबर तीनों बनाते हैं।
और इसमें जो है उत्तल दर्पण हमेशा कैसे बनते हैं, छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह समतल होता है या अवतल होता है या उत्तल होता है। तो कैसे होते हैं, इसका परावर्तक सतह अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है, जो कि 2016 में पूछा भी गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है 0 अनंत या 0 अनंत के बीच में या इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी का मान क्या होता है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। मतलब उसका फोकस दूरी का कोई मान निश्चित ही नहीं, क्या कि ये ऐसे होता है समतल दर्पण, इससे कहाँ से मतलब आते हैं, उसका फोकस दूरी कहीं पे बनता ही नहीं है। जैसे अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी बनने होते हैं, मतलब ध्रुव रहता है उसमें। उसके बाद क्या होता है, फोकस दूरी रहता है, उसके दुगुने डिस्टेंस पे क्या होता है, वक्रता त्रिज्या भी होते हैं। लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी अनंत होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या की दूरी को हम क्या कहते हैं। जैसे क्या है कि गोलीय दर्पण में क्या क्या आता है, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण दोनों आते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण का ही भाग होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो कोई एक ले सकते हैं समझाने के लिए, तो मान के चलिए हम अवतल दर्पण लिए हैं। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में दर्पण के ध्रुव क्या होता है कि गोला के सेंटर पे होता है। तो यहाँ पे ध्रुव हो गया, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं जनरली। उसके बाद कह रहा है वक्रता केंद्र, मतलब त्रिज्या यहाँ पे मान लो आप, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये ध्रुव से सेंटर वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आर से इसको लिखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। इसी पे मतलब बना होता है, जैसे ये हो गया तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से कि कैसे हुआ वक्रता त्रिज्या। तो चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं डाले हैं। जिससे ज़्यादा पूछे जाएंगे उसमें ज़्यादा हम डालेंगे। जैसे क्या विद्युत धारा है, विद्युत धारा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो। तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया भी गया, लगभग 50-60 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 1 या 2 इससे रहते हैं और 1 या 2 उससे रहेगा प्रकाश का अपवर्तन से। तो दोनों में उसी लमसम में क्वेश्चन डालें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।